दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान विषय का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम विज्ञान और गणित खंड के अंतर्गत विज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा विज्ञान का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए ये जीव विज्ञान से संबंधित है। आपको बताना है कि माइटोकांड्रिया कोशिका श्वसन और किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उत्तर है दोस्तों माइटोकांड्रिया जो है ये कोशिका श्वसन और ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चुंबकीय क्वांटम संख्या ये कक्षकों का अभिविन्यास निर्धारित करती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है उप ऊर्जा स्तरों के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। तो सही उत्तर है एम का मान कक्षकों या ऑर्बिटलों के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड और रासायनिक सूत्र C6H8O6 होता है। और विटामिन सी खट्टे और रसदार फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सही उत्तर है सिट्रिक एसिड। दोस्तों सिट्रिक एसिड दुर्बल अम्ल है और ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं यानी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर सिट्रिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है, जबकि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका यानी की विकसित किया था। तो उत्तर है दोस्तों जॉन रे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जॉन रे ने जीवों की पहचान के लिए तालिका यानी की विकसित किया था। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम होता है कैसे। तो आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है। दोस्तों डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं और 3 समजात गुणसूत्रों के ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता जो होती है ये डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं। तो सही उत्तर है कैक्टस। दोस्तों कैक्टस जो होता है इस पौधे के रंध्र दिन में बंद होते हैं और रात्रि में खुलते हैं। आप जानते हैं कैक्टस का पौधा शुष्क और रेगिस्तानी वातावरण के प्रति अनुकूल होता है। तो सही उत्तर है कैक्टस के पौधे के रंध्र जो होते हैं दिन में बंद और रात में खुलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप जानते हैं पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण किया कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसका सही फार्मूला हो जाएगा 6CO2 + 12H2O। C6H12O6 का निर्माण हुआ, फिर 6 ऑक्सीजन और 6H2O। तो ये दोस्तों आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके दहन से वायु प्रदूषण होता है। आपको बताना है कोयला, पेट्रोल, डीजल, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी पदार्थों के दहन से वायु प्रदूषण होता है। और ये सभी कोयला, पेट्रोल, डीजल ये हाइड्रोकार्बन्स के उदाहरण हैं और इनसे वायु प्रदूषण प्रमुखता से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी निकाय के तापमान में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन कितना होगा। तो आप जानते हैं कि K = यानी केल्विन = C + 273। 50 में 273 आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा
323 केल्विन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर है ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो उत्तर है दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर यानी WB होता है और चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। तो देखिए, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है आपके ऊर्जा, शक्ति, वैद्युत आवेश या विद्युत धारा का। तो सही उत्तर है ऊर्जा का। देखिए, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है जो 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट और तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, फैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैक्स। दोस्तों, फैक्स को टेलीकॉपिंग भी कहा जाता है और इसका उपयोग स्कैन की गई मुद्रित सामग्री यानी टेक्स्ट और तस्वीर आदि को भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं की वेल्डिंग के लिए किन गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है धातुओं के जो वेल्डिंग के लिए गैसीय मिश्रण प्रयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है और इसका प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? आपको बताना है नाभिक का परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस नाभिक का परमाणु क्रमांक होता है। तो सही उत्तर है नाभिक का परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए और वैसलीन लगाने से पूर्व कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आपके लिए ये प्रश्न है। तो सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से और पुनः पानी से धोना। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि देखिए दोस्तों, यदि कोई प्रयोगशाला में अम्ल से जल जाता है तो इसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है जिसके प्रयोग से अम्लता का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए और वैसलीन लगाने से पहले सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोकर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वो स्थान टेरेरियम कहा जाता है। तो देखिए, टेरेरियम कहा जाता है जहाँ पर छोटे जंतु दीमक, मक्खी, केचुए आदि पाले जाते हैं। तो याद रखिए, टेरेरियम जो होता है दोस्तों ये छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि के उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाने के स्थान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्यों? तो आप जानते हैं लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल रंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई सबसे अधिक होती है जिससे इसका प्रकीर्णन कम होता है और ये अधिक दूर तक दिखाई देता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कास्मिक किरणें कौन सी किरणें होती हैं? तो सही उत्तर है कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती हैं और भाग नहीं होती हैं और ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो कास्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो ऑप्शन है उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो सही उत्तर है मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। दोस्तों, 1 मेगावाट 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है?
नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है और ये जलने में सहायक नहीं होती है, इसीलिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र या ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है? तो आप जानते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, ये प्रदूषक ओजोन छिद्र के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है या समन्यूट्रॉनिक है? तो सही उत्तर है ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है दोस्तों। ओजोन, इसका फार्मूला आप जानते हैं, ओजोन का फार्मूला O3 होते हैं, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और ये ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप होता है जो कि त्रिपरमाणुविक होती है। अगला प्रश्न है, आयल ऑफ विट्रियाल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सही उत्तर, आयल ऑफ विट्रियाल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि रेयान बनाया जाता है किससे? सही उत्तर है, रेयान का निर्माण दोस्तों सेलुलोज से किया जाता है और रेयान को पहले कृत्रिम सिल्क कहते थे और ये सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है और रेयान एक पॉलीसेकेराइड होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या सकल आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश कहाँ से कहाँ को चलता है? तो दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होने के कारण कांच से जल में प्रकाश जाने पर, देखिए, कांच से जल में प्रकाश जाने पर दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। अगला प्रश्न देखिए, यम द्रव्यमान का एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सही उत्तर है, किसी यम द्रव्यमान के कण का संवेग p हो तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी p²/2m होगी। तो p²/2m इसका मान है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकिल, देखिए इसका फार्मूला Na होता है और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करके वनस्पति घी बनाती है और ये क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देती है? तो सही उत्तर है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन में एसिटिलीन गैस प्रवाहित करने पर सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, C2H2 यानी जो है दोस्तों एसिटिलीन गैस के प्रयोग द्वारा या एसिटिलीन गैस जब इसमें प्रवाहित होती है तो दोस्तों ये अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अगला प्रश्न पर्यावरण विज्ञान से या इन्वायरमेंटल साइंस से है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो आप जानते हैं पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमारा सूर्य होता है और सौर ऊर्जा जो है ये सभी प्रकार की ऊर्जा का मूल आधार या स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को पिक्नोक्लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है और थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी है? तो धान के खेतों और जुगाली करने वाले जानवरों से दोस्तों मीथेन गैस का स्राव होता है और मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों द्वारा किसने अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने।
दोस्तों ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने 1985 में सबसे पहले टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। अगला प्रश्न है गैवियलिस। गैवियलिस मतलब घड़ियाल जो है बहुतायत मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों घड़ियाल मगरमच्छ कुल का एक प्रजाति है जो गंगा नदी में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत और नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ नदी पूछा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा कि घड़ियाल बहुतायत से गंगा नदी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं दोस्तों कम गुरुत्व के चलते सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। और कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। तो दोस्तों पानी के एक गिलास में कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो तब बर्फ पिघलने पर पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उतना ही रहेगा। और आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर द्रव में स्थान घेरती है, इसलिए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो है उतना ही तल बना रहेगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या होता है? तो इसको दोस्तों होलोग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा होलोग्राफी युक्ति जो है जिसके द्वारा लेजर किरणों द्वारा फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है और होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का जो प्रयोग होता है वो अभिलेखों को संचित करने माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि P जो है पावर = 1/f, तो 1/f का मतलब हो जाएगा इसमें f आपको बताना है f = 1/p, तो सही उत्तर हो जाएगा 1/p मतलब 100/2। 100/2 जब सेंटीमीटर में है तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। तो यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न सबसे आसान है इस प्रैक्टिस सेट का कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनको विबग्योर से प्रदर्शित किया जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण जो होता है उसी को जो है सूर्य के प्रकाश ऐसे दिखने में सफ़ेद दिखता है, श्वेत प्रकाश होता है, लेकिन प्रिज्म से गुजारने पर ये रंग अपने मूल रंगों में विभाजित हो जाता है। तो 7 रंग के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश बना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो सही उत्तर है रात्रिचर जंतु जो हैं ये हैं देखिए मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। रात्रिचर जंतुओं में दिन में आराम करने वाले लेकिन रात में सक्रिय होने वाले होते हैं। इन जंतुओं में श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं और दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी ये सभी जंतु रात्रिचर होते हैं। अगला प्रश्न है घटपाड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है आपको बताना है। तो दोस्तों घटपाड़ी के जो पत्ता वाला भाग होता है, लीफ वाला भाग होता है, ये घट में रूपांतरित होता है। और घटपाड़ी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्णफलक जो हैं कलश या सुराही की भांति विकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कपास का मुख्य घटक क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों कपास का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। दोस्तों कपास में सेलुलोज की मात्रा 91 से 94% होती है
इसमें जल लगभग 6 से 8% और सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? ऑप्शन है नोस्टाक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर या माइकोराइजा। तो सही उत्तर है माइकोराइजा। दोस्तों, नोस्टाक, एनाबीना और एजेटोबैक्टर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों और कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन 65%, इसके बाद कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1% होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन O2 सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक सही है, नियोप्रिन ये विशिष्ट रबर होता है, रेयान रूपांतरित चट्टान ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों रेयान जो है संश्लेषित स्टार्च नहीं बल्कि विनिर्मित फाइबर होता है, जिसे प्राकृतिक स्रोतों अथवा वृक्ष और अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया था, किस वर्ष में? तो सही उत्तर है 1980 में। दोस्तों, चेचक या स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था और WHO ने विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980 में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो सही उत्तर है ये है कैडमियम। दोस्तों, सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करते हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव जो होता है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव कम होने के कारण ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। पोटेशियम, सोडियम और लिथियम ये जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती हैं, लेकिन कैडमियम जो है जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये हैं एल्यूमिनियम, सोना, लोहा और सीसा। तो सही उत्तर है सोना। दोस्तों, सोना जो है ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है और इसका अयस्क होता है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट, जबकि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायोस्पोर और सीसा के प्रमुख अयस्क गैलेना, एंग्लेसाइट और मेडलोकाइट और लोहा के अयस्कों में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट हैं। तो सोना अधिकतर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, क्योंकि ये अत्यंत कम अभिक्रियाशील होती है। अगला प्रश्न है, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों, 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का दोस्तों H2O होता है, तो 1 × 2 + 16 ऑक्सीजन का हो गया परमाणु भार, तो ये 18 ग्राम हो जाएगा। और उसी प्रकार 10 मोल का 180 ग्राम। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 10 मोल जल का द्रव्यमान आपका 180 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।